हेलो गाइस, वेलकम टू एबी एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमटीजी के एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वाली बुक से। एंड अगर किसी ने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैंने 75 मिनट्स में कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन में से क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड्स। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में 3 बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो इसमें से ऑप्शन होएगा ऑप्शन सी सही होएगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जो टायरोसिन होता है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है। ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो एसिडिक अमीनो एसिड्स होता है। और वैलिन क्या होता है? वैलिन होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। वैलिन आर ग्रुप की जगह CH2OH ग्रुप लगा होता है। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स। शुगर्स में आपको पता होगा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, एंड एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक तो होता है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एंड कार्बोनाइल पे अटैक करता है। तो यहाँ पे इथरल लिंकेज बनती है। तो इसी यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सल। डी ऑप्शन इसका सही होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। जो टिपिकल फैट मॉलिक्यूल एक तो बना होता है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो यानी कि प्रोपेन के हर एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि तीन OH ग्रुप होते हैं और तीनों OH ग्रुप के साथ फैटी एसिड एस्टेरिफाइड होता है। तो इसलिए इसी का क्या आएगा? 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को अब मैं करवा रहा हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। फॉस्फोग्लिसराइड किसका बना होता है? फॉस्फोग्लिसराइड बना होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि एस्टेरिफाइड होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी इज ऑल्सो अटैच्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज अ। जो यूरिडीन होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। नाइट्रोजन बेस यूरिडीन में कौन सा? यूरासिल। एंड पेंटोस शुगर होगा राइबोस शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन आउट ऑफ ए एंड डी बिलो करेक्ट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर। मतलब बेसिक अमीनो एसिड बताना है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, इसमें से बेसिक कौन सा है। अगर मैं ए में देखूंगा, ए वाले में देखेंगे तो ए वाले में एक तो NH2 है और एक COOH ग्रुप है और एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप है। तो यानी कि ये एसिडिक होएगा। अगर इसमें एक बेसिक ग्रुप NH2 ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप है उसमें ना ही NH2 ग्रुप है ना ही COOH है, तो ये होगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। इस वाले को देखो, ये तो अमीनो एसिड ही नहीं है। सी वाला तो अमीनो एसिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड में क्या होता है? एक कार्बन के ऊपर सेम कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप भी होता है एंड COOH ग्रुप भी होता है और एक हाइड्रोजन भी लगा होता है और एक R ग्रुप होता है। तो ये अमीनो एसिड नहीं है। डी वाले में देखेंगे एक NH2 ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप और एक COH ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप। तो ये तो बैलेंस कर गया और एक एडिशनल NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? बेसिक अमीनो एसिड। तो डी वाला सही होगा। तो डी वाला कौन से ऑप्शन में टिक कर रखा है? बी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लिविंग टिश्यू, आइडेंटिफाइड द कैटेगरी। तो वो कह रहा है कि जो डायग्राम में दे रखा है वो क्या दे रखा है। तो अब हम देखेंगे कि ये तो ये पेंटोस शुगर दे रखी है प्लस पेंटोस शुगर के साथ एक नाइट्रोजन बेस अटैच दे रखा है। तो ये होएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो ये क्या होएगा? न्यूक्लियोसाइड। ये होएगा न्यूक्लियोसाइड। तो इसका सही ऑप्शन होएगा ऑप्शन डी। न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। लेसिथिन अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो बिल्कुल ही सही बात करेक्टली है। लेसिथिन क्या होता है? फॉस्फोग्लिसराइड होता है एंड ये सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। तो पहली बात तो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद द रिलेशन। तो कौन सा सही है? तो एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है कि जो ए वाला किसका फिगर है? ये है लेसिथिन का फिगर है। ये किसका फिगर है? लेसिथिन। तो ए ऑप्शन में क्या है? लेसिथिन। और ये क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर किसी को नहीं पता है तो इसके थ्योरी जरूर पढ़ लेना। मैंने 1 शॉट में कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बाकी अदर 2 पूछे गए हैं। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसको ऐसे याद रखना, चॉप, ऐसे याद रखो, जॉन एंड PS ऐसे याद रखना। तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होगा? जिसका आर ग्रुप सबसे सिंपल होगा। आर ग्रुप हाइड्रोजन किसका होता है? ग्लाइसिन का।
तो इसमें सिंपलेस्ट कौन सा होगा? सी ऑप्शन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इनसाइड लिविंग, जो माइनर एलिमेंट्स का जो मेजर रोल है, जो माइनर एलिमेंट्स हम देखते हैं कि एंजाइम्स के साथ को फैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। जैसे कि जिंक, जिंक एक माइनर एलिमेंट है और ये किसके साथ को फैक्टर की तरह एक्ट करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड और भी बहुत सारे एंजाइम है, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसीलिए हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डरना, जैसे हम फोबिया बोलते हैं ना, डरना, तो वैसे ही तो हाइड्रोफोबिक होते हैं तो वाटर से दूर ही रहते हैं, तो इसलिए लिपिड्स क्या है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बाकी ये सब काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, इसमें से नीट में क्वेश्चन आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं लेटेस्ट वाले भी कवर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले टॉपिक में से। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्रकाइन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर, ये हम पढ़ते हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में से, ये उसी की लाइन में से उठा के आ रखा है क्वेश्चन। तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो ये प्रोड्यूस करते हैं निकोटीन, स्ट्रकाइन एंड कैफीन प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डिफेंस एक्शन। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि वो वाले केमिकल्स जो हमारी बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं लेकिन उनका फंक्शन अननोन होता है, लेकिन इनकी एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉनकैनावेलिन ए। कॉनकैनावेलिन ए क्या होता है? लैक्टिन्स। ये मैंने वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है, इसको जरूर देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। इसका ऑप्शन डी सही है। अब नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स वाले टॉपिक में से क्वेश्चन करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, जो होल बायोस्फीयर में कौन सा अबंडेंट होता है? रुबिस्को। एंड एनिमल वर्ल्ड में कौन सा होता है? कोलेजन, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, ये एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन वाले टॉपिक के साथ एक एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, वहाँ पे दे रखा है कि जो GLUT4 होता है ये क्या होता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराता है GLUT4। विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, सेम क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कार्बोहाइड्रेट एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा किसके पास होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्या होता है कि प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, तो नाम से हमें पता चल रहा है क्या लिपोप्रोटीन होएगा, प्रोटीन प्लस लिपिड है, तो हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन 25 का आएगा ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जो ये वाला टॉपिक है जो बिल्कुल लास्ट में दे रखा है कोफैक्टर्स वाला टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट है काफी, वो आप वन शॉट वीडियो में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? यूरासिल इज अ पायरामिडीन, जो यूरासिल होता है वो पायरामिडीन होता है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो पायरामिडीन्स होते हैं मैंने बताया था CTU से याद रखना, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल आर पायरामिडीन्स, एंड जो बाकी बचे A एंड G वो क्या होते हैं? प्योरिन्स। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, हमें रॉन्ग पूछी गई है। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है क्योंकि हमें पता है ग्लाइसिन इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, अभी हमने देखा था, एंड ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, तो उसमें कहीं सल्फर तो कहीं होता ही नहीं है, तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, सुक्रोज क्या होता है? डाइसैकेराइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है, तो इसीलिए डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड से बना होता है। सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, हमें पता है बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, काइटिनस ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिलता है? काइटिन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। और जो हाँ, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, इसमें से नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज होती है, ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैक्रो मॉलिक्यूल काइटिन इज, जो मैक्रो मॉलिक्यूल काइटिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है वो किससे बना होता है? सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, सिंपल पॉलीसैकेराइड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। अभी हमने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 27 में कि जो काइटिन होता है वो किससे बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो एन मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है। काइटिन क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, एंड इसकी 5 प्रॉपर्टीज बतानी है आउट ऑफ 5 जो कि इसको यूजफुल बनाती है स्टोरेज मटेरियल के लिए। देखो क्या, इजीली ट्रांसलोकेटेड, जो शुगर होती है वो सिंथेसाइज होती है ग्लूकोज की फॉर्म में, एंड ट्रांसलोकेट होती है सुक्रोज की फॉर्म में, एंड स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में। तो इजीली ट्रांसलोकेटेड होती है, स्टार्च की फॉर्म में नहीं। स्टार्च की फॉर्म में ट्रांसलोकेट नहीं होती है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसलोकेट होती है। केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है, तभी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं स्टार्च को। ईजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज स्टोर नहीं करते फिर उस फॉर्म में अगर डाइजेस्ट करते थे तो। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ये भी बिल्कुल सही है। सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, स्टार्च नहीं सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, तो इसलिए वाली भी गलत है। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसमें।
उम्मीद है समझ आ गया होगा। 31 देखते हैं। सेलुलोज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल प्लांट्स में देखने को मिलती है। स्केरोमाइसिस क्रेविसी, ये तो यीस्ट होती है, फंजाई, तो ये गलत है। जेंथोमोनास एंड सुडोमोनास, ए एंड डी ऑप्शन में क्या है, जेंथोमोनास एंड सुडोमोनास दोनों के दोनों बैक्टीरिया हैं, तो इसलिए इसमें नहीं मिलती है। पाइथियम एक प्लांट होता है, इसलिए सेलुलोजिक सेल वॉल, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ आर प्रोड्यूस बाय। कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर कौन प्रोड्यूस करता है? सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? शुगर, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन में देखेंगे ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं होते सारे। एंड डी ऑप्शन में क्या है, वायरसेस, वायरसेस और बैक्टीरिया एंड फंजाई, फंजाई आ गया ना, तो फिर ये वाला भी गलत हो गया, बाकी सब गलत है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, हमें पता है सुक्रोज क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। सेलुलोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो सेलुलोज का जो प्लांट होता है, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल का पार्ट होता है। और सेलुलोज बना किसका होता है? सेलुलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज का बना होता है सेलुलोज, और ये अनब्रांच्ड होता है पहली बात तो इसीलिए अल्फा ग्लूकोज वाले ऑप्शन सी एंड डी ऑप्शन तो कट कर दो। एंड ब्रांच, मैंने कहा ये स्ट्रेट लीनियर पॉलीमर होता है, स्ट्रेट चेन होता है, बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है, तो ब्रांच वाला है वो भी कट कर दो, तो सिर्फ बचा बी ऑप्शन, अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। ए सी एंड डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लैक्टोज इज कंपोज ऑफ, लैक्टोज किसका बना होता है? लैक्टोज होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, ए ऑप्शन में सही। 36 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल आर पॉलीसैकेराइड्स, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, तो ए ऑप्शन गलत। माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, बी भी गलत। ग्लाइकोजन सुक्रोज डाइसैकेराइड है, तो सी भी गलत। ग्लाइकोजन सेलुलोज एंड स्टार्च, तीनों के तीनों पॉलीसैकेराइड है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। ग्लाइकोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोजन है ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, एंड लीवर में स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को। 37 का बी ऑप्शन सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अब न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक, प्रोटीन्स पॉलीमेरिक होते हैं, अमीनो एसिड जिसका मोनोमर होता है, उसने पूछा नॉट पॉलीमेरिक, नॉट कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है? पॉलीसेक्राइड पॉलीमेरिक होते हैं भाई, एंड न्यूक्लिक एसिड पॉलीमेरिक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड है इसका मोनोमर, पॉलीसेक्राइड का मोनोसेक्राइड है मोनोमर, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड है मोनोमर, तो सारे के सारे पॉलीमेरिक हैं। लिपिड्स, अब एक बात खास है, जो लिपिड्स होते हैं ना, ये पॉलीमेरिक नहीं होते हैं, लिपिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बट स्टिल फाउंड इन एसिड इन सॉल्युबल पूल। अब हमने इस थ्योरी में कवर कर लिया वैसे कि जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी एसिड इन सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, क्योंकि ये हमेशा कभी अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, उसके साथ। और जब हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में लिविंग टिश्यू ग्राइंड करते हैं, तो उसके फिर क्या बन जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को जब ग्राइंड करते हैं तो उसके बन जाते हैं वेसिकल्स, वो एसिड इनसॉल्युबल, इसीलिए वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाता है। लिपिड्स लेकिन होते माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड मोनोमर्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ईच न्यूक्लियोटाइड इज, अब न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए? प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। अच्छा, इसमें ना एक बात याद रखना, इसने लिखा है प्यूरिन, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है कि प्यूरिन कौन सा मिलता है। अब आप देखते यूरासिल में टिक लगा दोगे, आप देखते यूरासिल क्या है, पायरिमिडीन है, CTU, ठीक है, तो यूरासिल क्या है, तो इसमें हमने देख के लगाएंगे टिक, ग्वानिन आएगा इसका सही आंसर। यूरासिल तो है, मिलता तो है क्या नाम है आरएनए में, लेकिन ये क्या है, पायरिमिडीन है। थाइमीन मिलता ही नहीं है, साइटोसिन मिलता है, यूरासिल भी मिलता है, लेकिन ये दोनों साइटोसिन एंड यूरासिल क्या है, पायरिमिडीन्स है, ग्वानिन है प्यूरिन, इसलिए इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कंटेन्स 5 पायरिमिडीन बेसिस? 5 पायरिमिडीन, पायरिमिडीन कौन से होते हैं? पहली बात तो C, T एंड U, किसमें 5 हैं? पहले में देखते हैं A G, अच्छा देखो एक आ गया T वाला, एक C 2, इसमें भी T एंड C, इसमें कितने हैं? 4 हैं। पायरिमिडीन बेसिस कितने हैं? 1 2 3 4, पहले वाले में 4 हैं, तो पहले वाला तो नहीं होगा भाई, काट दो इसको। अगला देखते हैं, C U 2 हो गए एंड एक और C, इस वाले में कितने हैं? 3 हैं, तो ये वाला भी नहीं है, 5 नहीं है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, एक U वाला है, C देखो एंड U, इसमें भी 3 है। अच्छा, उसने 4 पूछा हुआ है, 5 नहीं 4 पूछे हुए हैं, तो उसने 4 पूछे, तो पहले वाले में 4 है,
ओके ओके, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ए। इसमें 4 पायरामिडीन है। पायरामिडीन अगर किसी को नहीं पता है तो होते हैं CTU। अब देख लो इसमें CTU कितने हैं, इसमें ए वाले में 4 हैं, बी वाले में 3 है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। इन RNA थाइमीन को कौन रिप्लेस कर देता है? यूरासिल, पता ही है सबको। एडेनिन, एडेनिन होता है एक प्यूरिन होता है, ए ऑप्शन सही है इसका। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है शुगर, फॉस्फेट एंड प्यूरिन भी हो सकता है, पायरामिडीन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुगर फॉस्फेट होना जरूरी है। शुगर, फॉस्फेट, प्यूरिन और पायरामिडीन में से दोनों कोई भी हो सकता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी क्यों नहीं है? प्यूरिन, पायरामिडीन, फॉस्फेट, इसमें शुगर तो है ही नहीं, पहले में शुगर नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि सी ऑप्शन में नाइट्रोजन बेस, लेकिन बी ऑप्शन में प्यूरिन दे रखा है। शुगर, फॉस्फेट एंड पायरामिडीन, तो बी एंड डी ऑप्शन में एक में प्यूरिन दे रखा है, एक में पायरामिडीन। ओके कोई बात नहीं, हम इसमें फिर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन बेस ही बोल दिया उसने, तो नाइट्रोजन बेस के अंदर प्यूरिन और पायरामिडीन दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसका सी ऑप्शन। 91 का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन तभी कंफ्यूजिंग भी था थोड़ा। DNA इज कंपोज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। DNA न्यूक्लियोटाइड का, DNA क्या होता है? पॉलीमर होता है, एंड ये किसका बना होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अच्छा, बी में नहीं, बी में न्यूक्लियोसाइड दे रखा है, इस बात का ध्यान रखना। इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 46। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है और इसका जो मोनोमर होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, तो डी ऑप्शन सही है। RNA डज नॉट पोजेसेस, RNA में थाइमीन नहीं होता है, इन प्लेस ऑफ थाइमीन यूरासिल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स वाले में से पार्ट में से क्वेश्चन आ रखा है। ये जब सेल यूनिट स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट पेज में साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है। रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म स्ट्रक्चर ऑफ, जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो किसको कंफर्म करने के लिए होता है? प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व स्टेबलाइजिंग? 3D स्ट्रक्चर में कौन सी स्टेबलाइज नहीं करती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी होती है, जैसे एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होती है। एस्टर बॉन्ड्स हमेशा किस में मिलती हैं? पॉलीसेक्राइड्स वगैरह में मिलती हैं, ये शुगर्स वगैरह में मिलती हैं एस्टर बॉन्ड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसमें मिलती हैं ये एस्टर बॉन्ड, हमें शुगर वगैरह में देखने को मिलते हैं, प्रोटीन्स में नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। लीस्ट लाइकली पूछा ना, लीस्ट लाइकली। क्वेश्चन नंबर 51। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर्स। रिस्पेक्टिवली पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी कि शुगर्स कौन सी है? काइटिन शुगर नहीं है, ग्लिसरॉल भी शुगर नहीं है, सेलुलोज शुगर है, तो सेलुलोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, सेलुलोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। एंड इनुलिन भी शुगर है, इन सी एंड डी में से देखते हैं अब। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, तो इसमें भी दोनों में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। एंड पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा वाला क्या, दूसरे वाले में क्या होना चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि प्रोटीन, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, लेसिथिन प्रोटीन नहीं होता है, लेसिथिन होता है, फॉस्फोग्लिसराइड होता है लेसिथिन, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि इनुलिन में क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड इंसुलिन में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 52 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज नॉट हैव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस में नहीं होएगा? अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड, अच्छा डज हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव, मतलब किसके पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में हमें देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, तो इसलिए इसका आएगा ऑप्शन बी ऑप्शन। न्यूक्लिक एसिड्स इन न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? फैटी एसिड्स इन डाइग्लिसराइड्स, इसमें भी अमाइड लिंकेज, इसमें एस्टर बॉन्ड होते हैं, एस्टर, फैटी एसिड्स में एस्टर लिंकेज होती है। मोनोसेक्राइड्स इन पॉलीसेक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। एंड बी में होती है, बी ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड्स इन न्यूक्लियोटाइड में होती है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। 53 देखते हैं अब हम। विच इज़ रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड के बारे में रॉन्ग क्या है? DNA इज सिंगल स्टैंडर्ड इन सम वायरसेस, इसमें से रॉन्ग बतानी है। जो RNA इज डबल स्टैंडर्ड ओकेजनली, DNA क्या कहता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सही कह रहा है, ये तो बात सही है। RNA इज डबल स्टैंडर्ड ओकेजनली नॉर्मली तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ओकेजनली डबल स्टैंडर्ड भी हो जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम इन BDNA, 45 एंगस्ट्रॉम होती है कि लेंथ ऑफ हेलिक्स? नहीं, ये तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है लेंथ ऑफ हेलिक्स, तो ये रॉन्ग है, सी ऑप्शन। 1 टर्न ऑफ ZDNA हैज़ 12 बेसिस, जो हम पढ़ते हैं वो BDNA पढ़ते हैं, तो उसमें 10 बेसिस होते हैं, लेकिन ZDNA में 12 बेसिस ही होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अ सेगमेंट ऑफ DNA हैज़ 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन बेसिस, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द सेगमेंट। अब देखो, एडेनिन इक्वल टू थाइमीन इक्वल टू 120,
तो दोनों इक्वल है, तो यानी 120 और 120 थाइमीन, 120 एडेनिन है एंड 120 थाइमीन भी होंगे, तो 120 कितना हो गया, 240 एंड वैसे ही साइटोसिन, जितने साइटोसिन होंगे, साइटोसिन किसके साथ लिंक करता है, ग्वानिन के साथ, तो 120 साइटोसिन होंगे एंड 120 ग्वानिन होंगे, तो वो भी 240 हो गया, 480, 480। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो नॉट कंसिस्टेंट यानी कि कह सकते हैं कि रॉन्ग कौन सा है, ए ऑप्शन, एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, साइटोसिन इक्वल टू ग्वानिन, बिल्कुल सही है। डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीजेज ऑन हीटिंग, हीट करने पर डेंसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि जो एक स्टैंड होता है दूसरे स्टैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, तो इसीलिए डेंसिटी डिक्रीज होती है। एडेनिन प्लस थाइमिन का रेशियो साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, इसमें लिखा नॉट कांस्टेंट, तो सी ऑप्शन गलत है, तो यानी कि हमारे अकॉर्डिंग सही तो सी ऑप्शन होएगा, क्योंकि उसने नॉट पूछा है ना, गलत ही पूछा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। 56 देखते हैं, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, द टू डीएनए स्ट्रैंड आर coiled अराउंड ईच अदर, जो डबल हेलिक्स में होते हैं coiled अराउंड ईच अदर, तो इसका बी ऑप्शन सही होएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अब एंजाइम्स, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर एडेनिन, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, एटीपी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं एंजाइम्स में से, इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, इनिबिटर क्या होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का इनिबिटर होता है मेलोनेट, तो ए का तो जाएगा 2, तो ए का 2 दे रखा है ए ऑप्शन में एंड डी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या है, पोजेसिव पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में होते हैं, इसमें से प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन, तो बी का जाएगा 4, बी का 4, तो इसके हिसाब से तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अब सी का भी चेक कर लेते हैं, सी में क्या है, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, काइटिन का बना होता है, सी का 3rd, तो सी का 3rd ही है, एंड डी का क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, टॉक्सिन्स कैटेगरी के अंदर आते हैं एब्रिन एंड रिक्सिन, टॉक्सिन्स कैटेगरी के अंदर क्या आते हैं, एब्रिन एंड रिक्सिन, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है रिक्सिन, रिक्सिन क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो डी का क्या है 1, और रिक्सिन किसके अंडर आता है, टॉक्सिन्स के अंदर आता है, एब्रिन एंड रिक्सिन। नेक्स्ट 59 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोई भी कोएंजाइम, जो को फैक्टर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस, तो कहता है कोएंजाइम और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बाउंड होता है, लेकिन जो कोएंजाइम एंड मेटल आयंस वो क्या होता है, लूजली बाउंड होते हैं। कोएंजाइम और मेटल आयंस टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे कोएंजाइम की जगह को फैक्टर लिखा होता है ना, को फैक्टर दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक, तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे कोएंजाइम, ये तो है ही चीज़ डिफरेंट होगी है। बी ऑप्शन में, A complete catalytic activity enzyme, active enzyme is its bound prosthetic group is called apoenzyme. Apoenzyme complete catalytic active नहीं होता है, होलो एंजाइम होता है, कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव, होलो एंजाइम इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप या तो को फैक्टर। रिपीट करता हूँ मैं, होलो एंजाइम इक्वल टू एपोएंजाइम, होलो एंजाइम होता है कि कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है प्रोटीन पार्ट जिसको बोलते हैं एपोएंजाइम प्लस को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसकी वजह से जो प्रोटीन पार्ट है वो फंक्शनल होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि वो उसको एपोएंजाइम नहीं, उसको होलो एंजाइम बोलते हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा, ए एंड बी आर फॉल्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो डिफर होता है कोएंजाइम इन दैट, किससे डिफर होता है, फ्रॉम कोएंजाइम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बाउंड होता है, लेकिन जो कोएंजाइम होता है वो ट्रांजेंटली बाउंड होता है, मतलब लूजली बाउंड होता है एपोएंजाइम के साथ, तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड, तो बी ऑप्शन सही आएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप से टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, बी ऑप्शन सही है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट रेफरेंस टू एंजाइम, होलो एंजाइम इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस को फैक्टर, तो ए ऑप्शन इसका सही है, को फैक्टर को एंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है एंड मेटल आयन भी हो सकता है, तो यहाँ पे को एंजाइम लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी तो ये तो गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत है, सी वाले को चेक करते हैं, होलो एंजाइम इक्वल टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर, ये दोनों तो एक ही चीज़ होगी, इसमें ये दोनों नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो प्रोटीन पार्ट तो है ही नहीं इसमें, तो ठीक है। तो 62 देखते हैं, अ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, जो मोस्टली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और उनको बोलते हैं राइबोजाइम्स, क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स। तो जो नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स, क्वेश्चन नंबर 63 कर रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली। अब आप देख रहे हैं कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। एंजाइम का काम होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देना। तो आप देख लो कि एक्टिवेशन एनर्जी ए में कम है एंड बी में ज़्यादा है, यानी कि ए क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंड बी क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी ए एब्सेंस में, प्रेजेंस में, एंड बी एब्सेंस में है। एंड आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एंड इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है देन इनिशियल। तो यानी कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। आप देख रहे हैं ना ग्राफ ऐसा सा बन रहा है, तो यानी कि जो फाइनल वाली है वो कम है एंड जो इनिशियल वाली है वो ज़्यादा है, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी बी एंड डी ऑप्शन में से कोई होगा। एंड जो ए है वो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है एंड जो बी है वो इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी को देखो। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीजेज द केएम वैल्यू ऑफ द एंजाइम। अच्छा, जब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से जो केएम वैल्यू होती है ना, याद रखना, जो केएम वैल्यू क्या होती है, इंक्रीजेज। केएम वैल्यू इंक्रीजेज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की वजह से। एंड वी मैक्स, जो वी मैक्स रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। वो क्या होता है, कांस्टेंट। वी मैक्स कांस्टेंट रहता है, केएम वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये क्या कह रहा है बी स्टेटमेंट में, प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीजेज, वो कहता है डिक्रीजेज केएम वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये उसने इनकरेक्ट ही पूछी है, तो यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी में से नहीं है, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये एनसीईआरटी में दे रखा है और हमारा इसी से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट से आपको पता हो चाहे ना पता हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद रिवर्सिबली रिएक्ट करता है एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये सही स्टेटमेंट है। एंड जो डी है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मॉलिक्यूल इज केमिकली चेंज बाय, जो इनिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो केमिकली चेंज नहीं होता है, नॉट केमिकली चेंज बाय एंजाइम। जो एंजाइम होता है वो इनिबिटर को केमिकली चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ सबस्ट्रेट को ही केमिकली चेंज करता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यानी कि इनकरेक्ट पूछी थी, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट टू द एंजाइम एक्शन। कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है। सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है इन इट्स एक्टिव साइट। सही बात है, एक्टिव साइट में बाइंड करता है एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट, सही स्टेटमेंट है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। वो ये कह रहा है कि जो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की रिएक्शन होती है ना, अगर मैं इसमें सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर डाल दूँ, क्या डाल दूँ, इनिबिटर। सबस्ट्रेट की जगह क्या डाल दूं, इनिबिटर। तो जो इनिबिटर होगा वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। लेकिन अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दूं, तो वो इनिबिटर तब बाइंड नहीं होगा, तब सिर्फ सबस्ट्रेट ही एंजाइम के साथ बाइंड होएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई। तो यही वो कह रहा है, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट। जो सक्सिनेट है वो क्या है, सबस्ट्रेट है, और एंजाइम कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और इनिबिटर कौन सा है, मेलोनेट। तो अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यानी कि सक्सिनेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगा, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनिबिशन। तो इनिबिशन जो हो रही होगी ना, एंजाइम इनिबिशन जो एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा होगा, इनिबिटर जो एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा होगा वो रिवर्स हो जाएगा, वो बाइंड करना बंद हो जाएगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि इसको अगर मैं इसकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगा, तो ये वाली रिएक्शन इनिबिटर और एंजाइम की रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। तो ये बात तो गलत होगी ना। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, इसको दोबारा बता दूंगा बाद में। सी ऑप्शन देखो, और उसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो इनकरेक्ट तो हमारा बी आ गया, अभी हमें पता चल गया। लेकिन फिर भी सी ऑप्शन को देख लो एक बार। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बाइंड। वो कहता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ये बात गलत, ये सही है, ये सही स्टेटमेंट है। मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, बिल्कुल सही है। मेलोनेट क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछी थी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइम। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ये क्या होती है, ट्रांजिएंट होती है एंड अनस्टेबल होती है। जो ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनती कब है, जैसे कोई भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है मान लो, तो ये इनिशियल रिएक्शन और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। इसको मैं क्या बोलता हूँ, जो ये मैंने बनाया ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस पॉइंट पे आके सबसे टॉप पे आकर इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या होती है, ट्रांजिएंट होती है एंड अनस्टेबल होती है। तो ये पूछा जा रहा है नीट 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, ये दे रखा है। कोएंजाइम का एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, विटामिन। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैंने वन शॉट वीडियो में भी कवर किया हुआ है सारा सिलेबस, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज रॉन्ग। रॉन्ग कौन सा है? एंजाइम्स आर डिनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, डिनेचर ज़्यादा है। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं, सम आर लिपिड्स, नहीं मोस्टली तो प्रोटीन्स होते हैं लेकिन सम आर न्यूक्लिक एसिड्स, और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं उनको बोलते हैं राइबोजाइम्स। तो ये वाली चीज़ तो गलत होगी, तो ये रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग है। और उसने क्या पूछा था? रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी थी उसने क्वेश्चन में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी देख लो, सी ऑप्शन देखो, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, वाई एक्सिस में, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में पीएच भी आ सकता है एंड टेम्परेचर, पीएच एंड टेम्परेचर का ग्राफ है ये, अगर आप एनसीईआरटी में देखना जरा, पीएच और टेम्परेचर, और वाई एक्सिस में क्या है? एंजाइम एक्टिविटी। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये यहाँ पे एक्स एक्सिस दे रखी है, तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा? पीएच और टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर। और वाई एक्सिस में क्या है? वाई एक्सिस में बताया एंजाइम एक्टिविटी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी। तो क्या सही है इसका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम्स आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। एक रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी हुई है। मोस्ट एंजाइम्स, नीचे से शुरू करता हूँ, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स। जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन होते हैं, सम आर लिपिड्स। ये तो यही ऊपर भी हमने ये किया था कि सम आर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लिपिड्स नहीं होते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो बाकी यानी ऊपर बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होएगा? उसने रॉन्ग ही पूछी हुई है, तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 71, जो बी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है, अभी हम इसका क्वेश्चन कर भी चुके हैं। बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है? तो यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ये, बी ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी। बाकी भी चेक कर लेते हैं। जो ए है ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, ए क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है सबसे टॉप पर, ए क्या है? ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल सही है। सी में क्या दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एब्सेंस ऑफ एंजाइम में देखो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, एंड डी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो वो कम है, आप देख सकते हैं डी में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 71 का बी। बाकी ये जो क्वेश्चन है थोड़े पुराने हैं, लेकिन एक दो मैं कवर कर लेता हूँ। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। अच्छा, एक बात याद रखना, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है ना, वो कौन सा होता है? मेलोनेट। क्या होता है? मेलोनेट। तो ऑप्शन क्या आएगा? सही। अगर वो पूछे, ये तो है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, अगर वो पूछे कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है और इसका सबस्ट्रेट कौन सा होता है? वो होता है सक्सिनेट। सक्सिनेट क्या होता है? इसका सबस्ट्रेट। एंड मेलोनेट क्या होता है? इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पुराने हैं, एंड नीट में इनके आने के चांसेस इनमें से काफ़ी कम है। आपने आंसर की भी मैंने दिखा दिया ये। बाकी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे ओवर करता हूँ। आपको किसी और चैप्टर के 1 शॉट वीडियो चाहिए होंगे तो जरूर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन से चैप्टर के चाहिए, मैं उसके जरूर